दूसरा सबसे बड़ा जो आपकी मीटिंग में जो यहाँ पे जो मुख्य मुद्दा आया कॉन्ट्रैक्ट बेच का, कॉन्ट्रैक्ट के साथ किस प्रकार का शोषण किया गया है और किस प्रकार आपने निर्देश दिए? तो कोई फरियाद आई है कर्मचारियों की कोई फरियाद आई? देखिए अभी शुरुआत है, मीटिंग अभी चलेगी और कई तरीके की आ रही हैं समस्याएं। तो कोई पीएफ की है, कहीं यूनिफॉर्म की है, उसके लिए सबके लिए निर्देश दिया जाता है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट देना ही सफिशिएंट नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट देकर उस पर मॉनिटरिंग करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो उसमें चूक हुई है, आप मानते हैं? देखिए चूक तो सब जगह होती है, पूरे देश में चूक हो रही है, पूरे देश में चूक हो रही पूरे है, देश मान में रहे हो। चूक हो रही है क्योंकि उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए अब आपने इतना बोला। डीपली नहीं जाना है उस चीज़ को, हमें उन लोगों को फायदा मिले हम उस पर ही जाएंगे। हम अपनी तरफ से निर्देश में ये दे रही हूँ कि प्रिंसिपल उस पर मॉनिटरिंग रखें। लेबर एक्ट का एक्शन जो है, जो नोटिफिकेशन है हर कार्यालय में जाता है। पीएफ जो है 30,000 के बाद एग्जाम डेट होता है, तो ऐसा किसने बोल दिया कि 15 नोटिफिकेशन आया नहीं? यहाँ पे रेलवे में आता नहीं। उसका डिटेल मैंने मांग लिया है। हाँ तो डिटेल मांग देखिए 15,000 से ज़्यादा का बोल 30,000 रहे पे हैं, एग्जाम नहीं डेट है, मैं है आपको लेटर दे सकता हूँ। हाँ ऐसा नहीं है कि 15,000 जिसकी वो है तो उसको नहीं मिलेगा, ऐसा अप्रैल अक्टूबर में मिनिमम वेज रिवाइज होता है। हर नोटिस हर साल रिवाइज हर होता है। अप्रैल में 1 अप्रैल को 1 नवंबर को रिवाइज होता है और हर नोटिफिकेशन लेबर एक्ट से मिलता है, हर ऑफिस को मिलता है। देखिए ये सब चीज़ें अभी यहाँ पे जानकारी दी जाएगी और ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि जितना भी पेंडिंग है प्रत्येक कर्मचारी का वो पीएफ इनके खाते में जमा हो जाना चाहिए। और कितने टाइम पे जमा कराओगे मैडम? आपकी जो ये अभी बात लाइन अप है वो अभी सारा डेडलाइन मांगेंगे कि कब तक करवाएंगे। आपने सफाई कर्मचारी से बात की थी अहमदाबाद में, क्या रिव्यू मिला, क्या उनकी दिक्कतें आ रही हैं? देखिए सबसे मैंने बड़ी जो दिक्कत है वो कौन सी है? अभी तो चल रही है मीटिंग, जो अभी यूनिफॉर्म ये वगैरह पीएफ यही डिस्कस हुआ है, और भी होगा तो वो सारा इसमें आएगा। कॉन्ट्रैक्टर ज्यादातर जो पैसे कॉन्ट्रैक्ट से मिलते हैं तो इनके वहाँ पहुँचते नहीं है उतने पैसे सैलरी, उसका क्या मेन रीजन क्या होगा? और आपने भी बोला सफाई कर्मचारी को जो साधन मिलना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो कॉन्ट्रैक्ट में उनके साधन इंस्ट्रूमेंट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? पूछा है अभी कर्मचारी से, वो लोग बोल रहे हैं कि मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि अगर नहीं मिल रहा है तो वो दे दिया जाए। देखिए सबसे पहले तो मैं अपनी बात आप लोगों से कहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूँगी कि जो MS एक्ट मैनुअल स्पेंजिंग एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि उसका प्रचार प्रसार आप जरूर करें। जितने भी देश के नागरिक हैं उनको MS एक्ट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। MS एक्ट यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश था, एक एक्ट बनाया उन्होंने 2013 में, जिसको MS एक्ट के नाम से जानते हैं, और उसके अंतर्गत किसी भी मानव को बिना किसी साधन संसाधन के सीवर की सफाई या जहाँ भी मानव मल आ रहा है वहाँ सफाई करने के लिए नहीं उतारा जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ जो उसकी अगर डेथ होती है तो उस मृतक के आश्रित को 10-10 लाख रुपए उसको सहायता के रूप में दी जाती है, लेकिन एक जान की कीमत 10 लाख रुपए नहीं होती। इस इंसान का जो जाना है वो परिवार जन के लिए बहुत ही कठिन होता है, उसको पूरे जीवन भर सरवाइव करने के लिए कितनी परेशानियां होती है उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। तो जो MS एक्ट है उसका अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक उसको नए इस तरीके से उसको रिवाइज किया है। उसमें आंशिक सहायता के रूप में 30 लाख रुपए जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके पीड़ित के परिवारजन को दिया जाता है। जो व्यक्ति है जो पूर्णतया अपाहिज हो गया, काम करने में सक्षम नहीं रहा, उसको 20 लाख रुपए दिए जाने चाहिए, और जो आंशिक रूप से जो पीड़ित है उसको अपाहिज हो गया है उसको आप 10 लाख रुपए सहायता राशि दी जानी चाहिए। ऐसा हमारे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है अभी, और उसके लिए मैं बहुत बहुत
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है कि जिसने भी ये काम करवाया है, अगर उस संबंधित जो एजेंसी है या जो भी अधिकारी हैं या जो भी नागरिक हैं या कोई भी हैं, इवन जिसने भी ये काम करवाया है, उसके खिलाफ FIR होना बहुत ज़रूरी है और उसमें उसका प्रावधान है, उसको सज़ा का भी प्रावधान होता है। इस एक्ट को आप लोग अपने माध्यम से ज़रूर फैलाएं ताकि जो देश में सीवर में आए दिन डेथ हो रही हैं उसको रोका जा सके। और ये जो कृत्य है उसको हम सोच भी नहीं सकते कि जो जहरीली गैस है उसको हम पास में भी नहीं खड़े हो सकते, किस हालात में वो व्यक्ति किन परिस्थितियों में वो उसमें उतरने को मजबूर होता है। इस चीज़ को सोचना बहुत हमारे लिए कठिन है, इसलिए आप लोग इसको पहुंचाइए, इसकी प्रचार प्रसार अपने माध्यम से करिए। इसके अलावा जो आज जो बैठक है आयोग की, वो आयोग का मैं आपको बता दूं कि जो आयोग होता है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी देश के हर राज्यों में जाता है, राज्यों के हर जिले में जाता है। सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्पेंजर्स और उनके आश्रित जो होते हैं उनका हम पुनर्वास कैसे करें, उनका आर्थिक, उनका सामाजिक एवं उनका शैक्षणिक स्तर कैसे सुधारें, उसका अध्ययन करने के लिए जाता है। आयोग अपने माध्यम से बैठक में दिशा निर्देश देता है कि किस तरह से आप इन लोगों को अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को आप मुख्य धारा से जोड़ें, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। और इसका उदाहरण है कि उन्होंने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत 2014 में स्वच्छ भारत मिशन से करी। स्वच्छ भारत मिशन संपूर्णतया जब भी पूरा होगा जब सफाई कर्मचारी और इन लोगों के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, हम इनके प्रति प्रधानमंत्री जी की तरह ही संवेदना रखेंगे। प्रयागराज में उन्होंने इसका उदाहरण दिया, इनके काम से खुश होकर उनको सम्मानित किया, उनके पांव धोए। बनारस में कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने इनके साथ बैठकर भोजन किया। ये कोई देखे दिखावा नहीं, ना ही कोई राजनीतिक स्टंट है, ये एक संदेश है उनको। उनका संदेश है कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन लोगों का सम्मान करना चाहिए, इनके प्रति संवेदना रखनी चाहिए। इनकी छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं होती है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आज यही मीटिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कमियां हैं उसको पूरी करी जाएगी जल्दी ही, ऐसा मैं यहाँ पर सोचती हूँ। मैडम आपको नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं यहाँ DRM ऑफिस का सुपरवाइज़र हूँ सफाई कर्मचारी का, और हम यहाँ पे 2 साल से काम कर रहे हैं और रेलवे के नॉर्म्स के हिसाब से पूरा हम काम करते हैं। और हमारा जो भी सफाई कर्मचारी को हम पूरा सेफ्टी शूज़ और ग्लव्स जो भी इनको रिक्वायरमेंट होता है हम देते हैं। इंश्योरेंस का भी हमारी तरफ से पूरा है, जो कि जो नॉर्म्स हम रेलवे की तरफ से जो मांगती है रेलवे, हम उनको पूरा प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, सफाई कर्मचारियों के आज जो मुद्दे हैं, पेंशन को लेके आए, कुछ कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जिस तरह के पगार पूरा नहीं दिया जाता है, तो किस तरह का निर्देश दिया गया है? इसमें 2 तरह का है। जैसे कि PF का एक इशू था कि PF नहीं दे रहे, तो रेलवे कॉन्ट्रैक्ट जो निकलता है उसमें उनकी तरफ से पूरा बताया जाता है कि आपको इतनी सैलरी के ऊपर हम PF प्रोवाइड नहीं हो पाता है, तो 15,000 के ऊपर PF प्रोवाइड नहीं करती है रेलवे। और अगर किसी कर्मचारी को PF काटना है तो उसकी सैलरी में से ही कटवा सकता है। तो वो कर्मचारी वही कहता है कि अगर मेरे पास इतना पैसा मैं मेरी तरफ से ही जमा कराऊँ और प्रिंसिपल एम्प्लॉय PF जमा नहीं कराएगा, तो उसने ना बोल दिया कि हमको हमारी तरफ से जमा नहीं तो रूल्स है ना एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कि PF मस्ट कंपलसरी कट उसको हाँ, जमा वो करना। ये कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही डिसाइड हो गया था कि हम PF नहीं देंगे। बड़ी अच्छी तरह से लिया ना, रेलवे से लिया ना। हाँ, हमने लेटर भी दिया था, हमने तो हमारी तरफ से 2 महीने काटा भी मैं था। और आपको ये पूछ रहा हूँ कि आपका जब टेंडर भरा हाँ। तो उसमें PF का ESI का कॉलम होता है, हाँ। उससे आप प्रिंसिपल यूनिट से PF ले रहे हो, तो क्या आप उनको पेमेंट दे रहे हो, PF दे रहे हो? हमने 2 महीने दिया, फिर बाकी का पेमेंट कहाँ गया? जब आप प्रिंसिपल रेलवे ने यूनिट ना से- बोल दिया था सर, जब आप रेलवे ने प्रिंसि- ना बोल दिया था जब आप कि प्रिंसिपल यूनिट से PF ले रहे हो, आपके नहीं, हम टें- नहीं ले रहे। आपके टेंडर में भरा हुआ नहीं है? नहीं, हाँ, आपने नहीं ले, PF ओनली लिया नहीं? ESIC का ही है, ESI का PF नहीं है? PF नहीं है। तो टेंडर में आपने कैसे दिया? 2 महीने कैसे दिया? 2 महीने आपने PF दिया तो कहाँ से दिया? वो हमने हमारी तरफ से दिया सर, कंपनी ने दिया।
कंपनी ने अपनी पॉकेट से हाँ दिया, अपनी पॉकेट डैमेज करके हाँ जी अपने मतलब पेमेंट पेमेंट से दिया। तो आपका सर्विस चार्ज कितना है? सर्विस चार्ज नहीं सर, इस पे ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सेवा तो कर नहीं रहे ना आप? हाँ नहीं, कोई सेवा नहीं कर रहा। आपको सर्विस चार्ज ले रहे हो ना? हाँ सर्विस चार्ज जो नॉमिनल है वो रह रहे हैं। कितना ले रहे हो? वो सर मुझे इतनी जानकारी नहीं, वो बिलिंग अमाउंट मैं नहीं देखता हूँ सर, वो कंपनी देखती है। कौन सी कंपनी? अभी इंस्पायर फैसिलिटी इंस्पायर फैसिलिटी मैनेजमेंट। तो आपको टेंडर के बारे में भी नहीं पता होगा। बिना पीएफ लिए ईएसआई लिए टेंडर फिलअप ही नहीं होता, एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो तो कहते हो ना। जी आपको पता नहीं है तो अलग बात है।